नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और जैसे कि आपको पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने वाला है 22 नवंबर से 24 नवंबर को आईपीओ खुला रहेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ है और 2 दशक बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो इसलिए इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत है। तो फिर जानने की कोशिश होगी कि इस आईपीओ में वैल्यूएशन ठीक है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जा सकता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सन्नी अग्रवाल जी, हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल एसबीआई सिक्योरिटीज के। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका पुस्तक पे। या थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सभी दर्शकों को नमस्कार और गुड आफ्टरनून। सर लेकिन डिकोड करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को। जैसे कि मैंने बताया कि 22 से 24 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 475 से 500 रुपए प्रति शेयर का। 30 शेयर्स का लॉट साइज है। इशू साइज है 3042.51 करोड़ रुपए। लेकिन ये पूरा का पूरा ओएफएस है। मौजूदा निवेशक जो है और मौजूदा प्रमोटर्स जो हैं वो अपना हिस्सा जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं। सेक्टर ऑब्वियसली आईटी सर्विसेज है, यानी कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनी है। लेकिन 2 दशक बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसको लेकर क्रेज बहुत ज्यादा है। तो सर सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स, कैसा लग रहा है ये आईपीओ? ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो क्या करती है कंपनी, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है? या डेफिनेटली काफी एक्साइटमेंट है ये आईपीओ को लेकर के, क्योंकि 20 साल बाद कोई टाटा ग्रुप ऑफ टाटा से कोई आईपीओ आ रहा है। अगर मेरी मेमोरी राइट है, आई थिंक 2003 में टीसीएस का आईपीओ आया था, और अब उसके बाद अब 2023 में हम टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ देख रहे हैं। डेफिनेटली हिस्टोरिकली टाटा ग्रुप ने काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बिजनेसेस। और उसी के चलते एक एक्साइटमेंट है कि अब ये जब ये नया आईपीओ, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। तो कंपनी एक ई आर एन डी सर्विसेज में है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि ये कंपनी एक पार्टनर की तरह काम करती है। जो भी इंजीनियरिंग कंपनी होती है, ऑटो कंपनीज होती है, और उनमें वो हेल्प करती है कि इनके राइट फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन, अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसका कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के उसका एक्चुअल लॉन्च तक की जितनी भी इंजीनियरिंग और डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजीज की पर्टिकुलरली बात करूं, तो इनका मेजोरिटी जो रेवेन्यू है ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो इनके जो मुख्य क्लाइंट है वो है टाटा मोटर्स, जैगवार, लैंड रोवर, जो कि इनकी खुद ही की कंपनी है। एक छोटी स्टार्टअप कंपनी भी काफी सारी हैं जिनके साथ ये काम करते हैं। स्पेशली अब ये जो काम कर रहे हैं, दोनों साइड में कर रहे हैं। आईसी इंजन फ्रंट में भी काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड में भी काम कर रहे हैं। और जब हम काम की बात करते हैं तो इसमें दोनों तीनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक सॉफ्टवेयर का एंगल भी होता है, कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन का एंगल होता है, और एक कहीं ना कहीं मैकेनिकल जो हार्डवेयर सिस्टम होता है उसका भी एंगल होता है। तो काफी एक निश बिजनेस है जिसमें काफी टैलेंट लगता है। और अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली, अगर मैं देखूँ आर एन डी सर्विसेज की, तो तकरीबन कैलेंडर ईयर 22 में ये जो मार्केट था तकरीबन $1.8 ट्रिलियन का मार्केट था। और इसकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2026 तक 10% केगर से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उनमें से अगर मैं आउटसोर्स ई आर एन डी स्पेंड की बात करता हूँ, जैसे जो थर्ड पार्टी प्लेयर हैं ग्लोबली, जितने भी प्लेयर हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 105 से 110 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। और जो आउटसोर्स ई आर एन डी मार्केट है वो तकरीबन 11 से 13% से ग्रो हो रहा है, जो कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है 10%, उससे ज्यादा रेट से ग्रो हो रहा है। और अगर मैं इसमें फिर से और अगर डीप जाता हूँ, तो जो आउटसोर्स ई आर एन डी स्पेंड जो कि इंडियन कंपनीज को एड्रेस कर रही है, वो मार्केट है $25 बिलियन का। और ये जो मार्केट है 14 से 17% से ग्रो हो रहा है, और यही मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजीज का जो कारोबार है वो ये सेगमेंट में आएगा। तो $1.8 ट्रिलियन जो टॉप ओवरऑल इंडस्ट्री की लेवल है, उसमें से $25 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी वो इंडियन कंपनीज के लिए है। और ये जो मार्केट है 14 से 17% से ग्रो हो रहा है, और टाटा टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इसका एक वन ऑफ द की बेनिफिशियरी है। और अगर हम पीयर ऑन पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं दर्शकों के बेनिफिट के लिए, कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है, जैसे केपीआईटी हो गई, टाटा ईएलएक्सी हो गई, सायंट हो गई, ये भी सब एलटीटीएस हो गई, इन सब कंपनीज का भी कारोबार सेम यही है, ई आर एन डी। और कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक बेंचमार्क भी है कि जो बाकी लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, टाटा टेक जिसने कैसे किया। और कहीं ना कहीं एक ओवरऑल व्यू अगर हमें ये कंपनी ट्रैक करना है लंबी अवधि के एंगल से, तो एक कहीं ना कहीं एक फेयर व्यू निकल के आ सकता है, अगर ये कंपनी को ये इंडस्ट्री को अगर हम हर कंपनी को ट्रैक करते हैं तो। सर दूसरा सवाल ये कि ये आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी? रकम तो टाटा टेक्नोलॉजीज को मिल नहीं रही।
एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो अपना हिस्सा थोड़ा बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्रमोटर 11.41% हिस्सा बेच रहा है, यानी कि 4.62 करोड़ शेयर्स। अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटीई 2.40% हिस्सा बेच रहे हैं, 97.17 लाख शेयर्स। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1.2% हिस्सा बेच रहे हैं, 49 लाख शेयर्स। पूरी की पूरी रकम तो यहाँ पर जा रही है, कंपनी के हाथ तो कुछ लग नहीं रहा था। 3042 करोड़ रुपए का ओएफएस है ये। हाँ या डेफिनेटली रजत जी, एक कैश रिच कंपनी है और ये सवाल सभी के मन में है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है तो लिस्टिंग क्यों कर रही है कंपनी। और ये सवाल जब एनालिस्ट मीट हुई थी उसमें काफी लोगों ने पूछा भी था मैनेजमेंट से। और उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी का जो विजिबिलिटी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बढ़ती है। तो उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज मिलता है कि जो कोई ग्लोबल कंपनी होगी जिसे अपनी ER&D सर्विसेज आउटसोर्स करनी है, तो उसके चलते एक विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलती है लिस्टिंग के एंगल से। और दूसरा एक सिंस मैंने पहले IPO साइड में भी काम किया हुआ है, ये माना जाता है कि जब आप एक लिस्ट हो जाते हो ना, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर कम्युनिटी। तो आपके जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं, वेदर इट इज ऑन अकाउंटिंग साइड, जो भी डेटा साइड है, आप वो ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन कर लेते हो क्योंकि आप एक रेगुलेटरी दायरे में आ चुके हो। आप सेबी के जितने भी रेगुलेशन है, एक्सचेंज के रेगुलेशन है, उसके दायरे में आ जाओगे और ऑटोमेटिक आपकी अगर कंपनी में कोई प्रोसेसेस कहीं लैग करती होगी तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, क्योंकि अब आपको जितने भी सेबी और एक्सचेंज के रेगुलेशन है उससे अवॉइड करना है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा टाटा। और एक थर्ड पॉइंट, एक करेंसी बन जाती है कंपनी के लिए। आज जब कंपनी लिस्ट होगी, समझो आगे जा करके जब शेयर 500 रुपए का है या आगे जाके 800 या 1000 रुपए हो जाएगा, मार्केट इसके फेयर वैल्यू जो भी निकालेगी, उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी को फंड की जरूरत है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक डिसेंट वैल्यूएशन पे कंपनी फंड मोबिलाइज कर सकती है, अगर कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंड चाहिए तो। वैसे भी टाटा की बैकिंग है, टाटा में अकाउंटिंग पॉलिसीज तो हमको पता है ये बहुत ही स्ट्रांग रहती हैं, उसमें तो क्रेडिबिलिटी पे तो कोई इशू है नहीं। नहीं, नो इश्यू, नो इश्यू। फाइनेंशियल्स पे बात करें तो FY23 में मुनाफा जो 42.8% बढ़कर 624 करोड़ रहा। FY23 में आय 25% बढ़कर 4414.2 करोड़ रुपए रही है। और अगर पिछले 6 महीने में देखोगे FY24 में, तब भी 36% मुनाफा और आय में 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपाउंडेड ग्रोथ जो है, एनुअल ग्रोथ जो हम बोलते हैं 3 साल से मुनाफे की, 61.53%। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 18.6%। FY23 में रिटर्न ऑन इक्विटी 20.87%। लेकिन जो अब अभी आप ये बोल रहे थे ना, पीयर कंपैरिजन, सर वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर 500 रुपए पे देखेंगे इस पूरे इशू को, तो लगभग 32.5 का पी मल्टीपल होगा, 15.3 के आसपास का EPS होगा। एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर्स में टाटा एलेक्सी पी है 66 के ऊपर, KPIT का 88 के आसपास, L&T टेक का 37.6। तो बढ़िया वैल्यूएशन पे आ रहा है इस बार तो ये वाला IPO, ऐसा लग रहा है। या रजत जी, बेसिकली मैं दो अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहूंगा। पहले फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले 3 साल में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और ये सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज की ही बात नहीं है, आई थिंक जितनी भी ER&D कंपनीज हैं, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, KPIT, टाटा, ELXC, सभी ने काफी अच्छी ग्रोथ हमने देखने मिली। और ये एक कोविड के बाद हमें सबको पता है कि IT कंपनीज में जो ग्रोथ थी काफी अच्छी ग्रोथ थी। बट अब जिस तरह से जो इंडस्ट्री में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से हम बाकी लिस्टेड कंपनीज की कमेंट्री सुनते हैं, अब KPIT ने गाइडेंस दिया था कि वो 25% से ग्रो करेंगे FY24 में। तो मुझे लगता है कि एक फेयर अजम्पशन जो होगा टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए FY24 के लिए ग्रोथ का जो एंगल रहेगा वो 15 से 18% का, या 13 से 18% का, थोड़ा रेंज में बड़ी रखना चाहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबली जो IT स्पेंड है, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, बचे हुए 6 महीने FY24 के वो क्लाउडेड है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म स्पेंड है, जो कि हमने देखा कि बड़ी का IT कंपनी में भी काफी बड़ी बड़ी डील विंस हुई, बट उसका जो बेनिफिट FY25 में आते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ग्रोथ थी वो पिछले 3 साल में कैप्चर हो चुकी है। और यहाँ से अब जो ग्रोथ है, एक एवरेज में 13 से 18% की ग्रोथ शायद एक स्ट्रीट डिस्काउंट करके चलेगा। और एट द सेम टाइम, हाँ, एक चीज जो हल्की सी कंसर्न वाली बात है टाटा टेक्नोलॉजी में, वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इनका जो मेजोरिटी बिजनेस है आज के डेट में, इन हाउस जो कंपनीज है, टाटा मोटर्स, जैगवार और लैंड रोवर, इनसे आता है। और रिसेंटली कंपनी ने कमेंट्री भी दी थी कि इनका एक जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो एक कंप्लीट हुआ है रिसेंटली क्वार्टर में। और इसका एक शायद एक थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद आगे के 1 या 2 क्वार्टर में दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि 13 से 18% का जो ग्रोथ है वो फेयर अजम्पशन रहेगा ग्रोथ के एंगल से। अब करते हैं वैल्यूएशन की बात। डेफिनेटली
जो वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत गेन जो है टेबल पे रखा है सभी इन्वेस्टर्स के लिहाज से। एक फेयर वैल्यू मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा चीप नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कहीं ना कहीं लुकिंग एट ओवरऑल कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और एक कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू के हल्के से नीचे के आसपास ये आईपीओ लाया जा रहा है। और अगर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली क्वालिटी बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, और टाटा टेक्नोलॉजीज का वेल एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। अगर इसमें अगर पैसा लगाना है तो शॉर्ट टर्म क्या एंगल नहीं देखना चाहिए। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बने रहिए, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा ये कंपनी। ऐसा लग रहा है लिस्टिंग गेन्स भी होंगे। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को इतनी तवज्जो राइट। नहीं देनी चाहिए, लेकिन अभी अभी जो शो कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, उस पर 240 दिखाई दे रहा है। 500 रुपए का तो इशू प्राइस है हायर एंड पे, लोअर एंड पे 475। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले था 240, बढ़कर हो गया 340, फिर हो गया 375। इतनी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप देखते हैं होती है कि नहीं, लेकिन हाँ बाजार में इसको लेकर क्रेज तो बहुत हो गया आईपीओ को लेकर, इसीलिए रजत जी, इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि जो इश्यू साइज है काफी छोटा है। अगर 3,000 करोड़ का इश्यू साइज है, तो उसमें से जो इंस्टीट्यूशन है, अगर इंडिया में जिस तरह से म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन को अगर इसमें पैसा डिप्लॉय करना है तो उन्हें शायद प्रीमियम ही पे करना होगा। लिस्टिंग क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर आएंगे, मुझे नहीं लगता है उनका जो कोटा है वो नॉर्मल आईपीओ से फुल होगा। ऑल ये जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद एक्यूमुलेट करने आएंगे। क्वालिटी बिजनेस हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, और उसी के चलते एक जो वैल्यूएशन का जो प्रीमियम है, वो ड्यू टू द स्केर्सिटी प्रीमियम जो जिसे कहते हैं हम, क्योंकि इश्यू साइज काफी छोटा है, 3,000 करोड़ का है, तो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन बाय करने डेफिनेटली आएंगे, और उसी का एक प्रीमियम जो ग्रे मार्केट जीएमपी में हम देख रहे हैं, वो शायद वो दर्शा रहा है। पर 10% रिजर्व रखा गया है ऐसा टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए भी इस आईपीओ का। अच्छा, ये जो बोल रहे हो ना आपकी प्रीमियम मिलेगा, स्केर्सिटी प्रीमियम, इसमें 3,042 करोड़ रुपए का तो इशू साइज है। वैल्यूएशन इसकी कंपनी की आंकी गई है 20,283 करोड़। एक पेज ये है इसमें कि हाल फिलहाल में बस एक महीना पहले ही मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ने 9.99% हिस्सा बेचा था टीपीजी राइस क्लाइमेट एसएफपीटीई को, और रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को 401.8 रुपए प्रति शेयर पर, 401.8 रुपीज पर शेयर। उसके हिसाब से वैल्यूएशन थी कंपनी की 16,300 करोड़। अब 500 रुपए पे लेकर आए हैं ये अपना आईपीओ, और वैल्यूएशन है 20,283 करोड़। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो गया है, तो एक महीने के अंदर अंदर ही इतनी रिच वैल्यूएशन कैसे? या डेफिनेटली रजत जी, ये जो क्वेश्चन है एकदम वैलिड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनालिस्ट कम्युनिटी ने भी पूछा था मैनेजमेंट को, टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट को आईपीओ में। और उनका ये कहना है कि ये जो जितने भी वैल्यूएशन है, ये एक कहीं ना कहीं जो नॉन डील रोड शो है, जितने भी बड़े एंकर इन्वेस्टर है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनसे मीटिंग करने के बाद उनका जो कंफर्ट फैक्टर होता है कि एक सर्टन वैल्यूएशन पे जो बुक होती है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगी, वो सब कंसिडर करने के बाद ही ये वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर ने अराइव की है। और बस इसी का यही कारण है कि मार्केट कंफर्टेबल है विद इन 1 मंथ इसका इसे ऊंचे वैल्यूएशन पे लाने के लिए। और हम देख ही रहे कि काफी एक्साइटमेंट भी है। मुझे लगता है कि हालांकि एक महीने में जो 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन जंप हुआ है, मार्केट शायद इसको इग्नोर करेगा और एक क्वालिटी बिजनेस डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, मेजरली तो ये ओईएम्स को, ऑटो सेक्टर को केटर करती है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर फटाफट से बात कर लेते हैं। टाटा की मजबूत ब्रांड इमेज है ही, ऑटो इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी सेवाएं देती है कंपनी, उसमें एक्सपर्टाइज है। भविष्य में ईवी जो थीम निकल रही है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये बनेगा। और टाटा मोटर्स जेएलआर तो है ही ग्राहक, लेकिन एयरबस, मैकलरन, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड, ये सब हैं। और एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी एक डाइवर्सिफिकेशन के तहत उन्होंने शुरू कर रखा है, उससे भी रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है। तो सर ये पॉजिटिव्स हैं, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं उसमें यह है कि आईपीओ की रकम कंपनी को तो मिल नहीं रही, वो तो ओएफएस है। और दूसरा ये है कि टॉप 5 ग्राहक से लगभग 60.5% आय आती है, और उसमें भी टाटा मोटर्स एंड जेएलआर है। तो कंसंट्रेशन रिस्क है इस कंपनी के लिए, टाटा मोटर्स एंड जेएलआर पे डिपेंडेंट है ये। 70% आय विदेशी कंपनियों से आती है, ये भी है। और वो भी यूएस में 21%, यूरोप में 23%, दोनों में रिसेशन चल रहा है। बताओ, तो फिर ऐसे मूड माहौल में फिर ये आईपीओ इस माहौल मूड माहौल में लाना ठीक है? रजत जी, कोई भी बिजनेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो निगेटिव पॉइंट भी होते हैं, और जो जिस तरह से आपने जितने भी की रिस्क फैक्टर बताए, वो डेफिनेटली वो बिजनेस में रिस्क एंगल तो बना हुआ ही है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मर्चेंट बैंकर है और कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ये जो आईपीओ है एक फेयर वैल्यू के आसपास लॉन्च किया है।
बहुत ज्यादा प्रीमियम भी कमांड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं ला रहे हैं, और एवरीथिंग इज इन प्राइस। मतलब अगर आपके जो भी पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, हर चीज प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, और मुझे लगता है कि उसी का एक नतीजा है कि जो वैल्यूएशन है वो डिसेंट वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ ला रही है। एंड जो रिस्क फैक्टर है, डेफिनेटली ये तो है ही कि जो क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो तो बना हुआ है। बट हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि ऑटो ग्लोबली जो ऑटो ओईएम एज ए इंडस्ट्री होते हैं, उसमें एनीवे लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सो ओईएम मिलके मार्केट को रूल कर रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली जो लीडरशिप होती है वो ग्लोबली टॉप के 5 या 10 प्लेयर के पास ही लीडरशिप होती है। 80-90% मार्केट शेयर उन्हीं के पास होता है। अगर आप उनमें से 10 में से आप 5 या 6 क्लाइंट को केटर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, अनलेस एंड अनटिल ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ ही ग्लोबली रुक जाए तो बात अलग है। बट मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा सिनारियो अभी देखने मिलेगा। सर ये सवाल मेरा था कि केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी और एक सर टाटा टेक, ये जो केपीआईटी टेक ये भी तो ऑटो इंडस्ट्री को ही केटर करते हैं ना, इतने हाई प्रीमियम्स पे कैसे कोट करते हैं ये शेयर्स? ऐसा क्या आउटलुक है ऑटो इंडस्ट्री को लेकर जिसके चलते जो सेवाएं दे रही हैं आईटी कंपनियां उनकी चांदी है? नहीं, डेफिनेटली रजत जी, ये सब एवरीथिंग इज फंक्शन ऑफ ग्रोथ। तो जिस तरह से हमने देखा कि जहां लार्ज कैप आईटी कंपनीज सिंगल डिजिट ग्रोथ भी नहीं दिखा रही है, वहाँ ये जो मिड साइज आईटी कंपनीज है विच आर केटरिंग टू ऑटो इंडस्ट्री, वो 25-25% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, दे रहे हैं इन अ वीक मार्केट सिनारियो। अगर कोई इंडस्ट्री का सिनारियो वीक है और उसमें कोई प्लेयर एकदम एग्रेसिवली ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है, तो मार्केट उसे डेफिनेटली चेस करेगा, प्रीमियम देगा। और वही स्टोरी है एंटायर ऑटो इंडस्ट्री में। और ऑटो इंडस्ट्री में जो अभी मेजर जो ट्रांजिशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से जो ईवी या हाइड्रोजन फ्यूल के, और जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में स्पेंड ग्लोबली देखा जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। जितनी भी ग्लोबल ऑटो ईएम कंपनीज है वो स्पेंड कर रही है, और उसी का बेनिफिट ये ग्लोबल ईआर&डी कंपनीज है इंक्लूडिंग केपीआईटी, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा ईएलएक्सी, सभी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। चलिए सर, लास्ट में आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, एसबीआई सिक्योरिटीज की क्या रिकमेंडेशन होगी इस आईपीओ को लेकर? बाजार तो बता रहा है कि 500 रुपए का जो अपर प्राइस है उससे 300-350 रुपए और जोड़ लो प्रीमियम, यानी कि 800 रुपए से ऊपर आ सकता है। और 5 दिसंबर को मेरे ख्याल से लिस्टिंग होगी। अभी तो खैर आईपीओ 22 से 24 नवंबर को खुलेगा। तो एसबीआई सिक्योरिटीज की क्या रिकमेंडेशन है? फॉर लिस्टिंग गेन्स अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के? या डेफिनेटली मेरा जो हमारा जो व्यू रहेगा, एसबीआई सिक्योरिटीज का आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। हालांकि लिस्टिंग गेन भी जिस तरह से मार्केट में एक एक्साइटमेंट है, उसके चलते लिस्टिंग गेन भी देखने मिलेंगे। इशू साइज छोटा है, तो आई एम श्योर कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सेकेंडरी मार्केट में बाय करने आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। बट जो वेल्थ है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ही बनती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें मिनिमम एप्लीकेशन ही लगानी होगी 15,000 रुपए की, तो इससे कोई बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बन जाएगी। इनफैक्ट जब लिस्ट होने के बाद, जब स्टॉक स्टेबल हो जाएगा 1-2 महीने के बाद, तो ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में और अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए, और इसे 3 से 5 साल के लिए लेके बैठिए। डेफिनेटली 15 से 20% का केगर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक रिटर्न इसमें देखने मिलेगा हमें। सनी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पे अपने कमेंट्स देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।